उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जो हमारे चाहने वाले दर्शक हैं उनको ढेर सारा आभार हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना ये जो कार्यक्रम है, स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक ऑडिटर और बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हमारे सामने बैठे हुए सुरेश झा जी। सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इस प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, आपको और आपके सभी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें यहाँ पर बजट पे कुछ अपना विचार व्यक्त करने का मौका दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम चर्चा शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं दर्शकों को आपको बताना चाहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक ऑडिटर और बिहार भाजपा प्रदेश से तो जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ एक तरीके से कह लीजिए कि एक समाज सेवा से भी इनका जुड़ा बहुत दिल से रहा है। वो कोरोना काल की बात हो चाहे कभी भी, ये हर समय लोगों के साथ, लोगों के लिए हर पल कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले सर, और हम आपको बताएं कि ये जो हमारा एडिटर स्टॉक है, स्पेशल ये प्रोग्राम है जो कि बजट पे हम चर्चा करने आए हैं, क्योंकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक ऑडिटर हैं, तो ये बेहतर बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि ये जो आम बजट है वो हमारे लिए, आम जनता के लिए कितना कारगर साबित है। तो सबसे पहले सर, आप से पहला सवाल ये है कि ये जो आम बजट है जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों दिया है, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पर आपका क्या ओपिनियन है? रवि जी, ये बजट, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारे युवा वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है उसको पूरी तरह से ये बजट सपोर्ट करता है। इसे हम ईमानदार आत्मनिर्भर भारत का बजट यदि कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि इस बजट को बनाते वक्त मानवता की बात की जो विचार है वो विचार से को लेकर के बनाया गया है। मानवता के प्रति समर्पित भावना को लेकर के ये बजट बनाया गया है। पूरे बजट में हम यदि देखते हैं तो एक ही चीज़ दिखता है, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत और इससे जुड़े श्रमिक, किसान भाई, इन लोगों के बारे में एक ईमानदार कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसलिए इस बजट को हम ईमानदार बजट फॉर आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये आत्मनिर्भर, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो आत्मनिर्भर भारत इस बजट के अनुसार कैसे बनेगा? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत का ये बजट इस प्रकार बनेगा। देखिए, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड मुद्दा था उसको खत्म करने का एक प्रयास दिखता है कि कमर्शियल व्हीकल को 15 साल के बाद और प्राइवेट व्हीकल को 20 साल के बाद स्क्रैप कर एक प्रदूषण से बचने का प्रयास है इसमें। दूसरा, ये 5 लाख करोड़ का जो बजट है, 5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंसेज है, इसमें यदि आप 500 रुपया भी पर श्रमिक पर डे खर्चा का एक प्रावधान रखते हो तो 10 करोड़ श्रमिक को आप 100 दिन का काम दोगे,
रोजगार दोगे तो ये सक्षम है। 10 करोड़ तो सर बहुत ह्यूज मात्रा, जो भी हमारे जो श्रमिक भाई हैं जो कि परेशान रहे हैं इस कोरोना काल में, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा लोगों में और रोजगार के सृजन की ओर हम लोग हमारा देश जाएगा। यही मेरा कहना है कि ये जो 5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड प्रावधान रखे हैं, इससे डायरेक्ट श्रमिक को और अपने यहाँ जो उत्पादन की सामान है उस सब पे अच्छा खासा असर आएगा जी। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो एक अपना मूवमेंट है उसमें ये बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। जी हाँ। सीए सुरेश झा ने आपको बताया कि किस तरीके से कैलकुलेट करके कि 5 लाख करोड़ का जो प्रावधान है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको जो अगर सरकार ने करती है तो इन्होंने उसको एक कैलकुलेशन के साथ आपको बताया कि कम से कम 10 करोड़ जो लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको 100 दिन की रोज़गार उनको प्राप्त होती है। ये बहुत अच्छा सर आपने बताया हमारे दर्शकों को। अब हम बात करेंगे कि इस बजट का जो है, इस बजट में रोजगार सृजन कैसे होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंफ्रा में है, प्रावधान भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करेंगे और अन्य मद में खर्चा करेंगे। ये खर्चा जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे श्रमिक काम करेंगे। वहाँ जो श्रमिक काम करेंगे तो ये श्रमिक कौन है जिसके लिए हम रोजगार उत्पन्न करने जा रहे हैं, वही है। तो उनके लिए जो हम काम रोजगार उत्पन्न हुआ, यही तो रोजगार उत्पन्न होने का सृजन है। इसलिए बहुत सीधा सा बात है कि रोजगार का सृजन यहाँ इस बजट से बहुत ही इनोसेंटली और ईमानदारी से होगा। और साथ में आप रवि जी एक चीज़ देखे होंगे, लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। कुछ दिन तो र्यूमर चला, बाद में बंद हुआ। कुछ आइटम पे आयात में ड्यूटी लगाई गई है। उसका मेन कारण है कि वो आइटम्स का उत्पादन अपने भारत में हो रहा है। अपने भारत में जो चीज़ उत्पादित हो रहा है उसका उपयोग यहीं पे होगा तो ही उसको बढ़ावा मिलेगा। बाहर की चीज़ें लीजिएगा तो महंगी मिलेगी, यहाँ की चीज़ें लीजिएगा तो सस्ते भी मिलेगी। यस, तो बाहर की चीज़ें अपने भारत में कम आए, जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, इसलिए ये ड्यूटी लगाया गया है कि बाहर की सामान आपको महंगा मिले तो आप स्वाभाविक है कि बाहर का सामान नहीं खरीदोगे, तो अंदर का ही सामान उपयोग होगा। और अंदर का सामान यदि उपयोग होगा तो हमारे जो मेक इन इंडिया का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। हमारे यहाँ उत्पादन जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट का उपयोग होगा, तो मशीन्स हमारे यहाँ ज़्यादा यूज होगी, हमारे यहाँ श्रमिक ज़्यादा यूज होगा, ये रोजगार का सृजन होगा, उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण इस बजट में जो भी प्रावधान किया गया है वो प्रावधान का मुख्य लक्ष्य रहा है आत्मनिर्भर भारत, जो ईमानदारी से इस बजट को प्रेजेंट करता है। सर, ये पूरा देश क्या पूरा विश्व जो है वो कोरोना काल से अभी हम लोग पूरे तरीके से निकले नहीं हैं। और भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस कोरोना काल में काम किया वो काबिल तारीफ़ है, वो हर कोई सराहना कर रहा है इसकी। और तो हम उसी की बात करते हैं क्योंकि अभी हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना काल से। तो इस समय ये जो बजट है वो इन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने स्पेशली ख़ास ध्यान दिया है हमारे स्वास्थ्य पे। तो हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति इस बजट में क्या है वो मुझे बताएं। स्वास्थ्य के प्रति इन्होंने अच्छा खासा प्रावधान किया है और उससे प्रोडक्शन में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड मटेरियल्स हैं उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, दवाइयाँ ज़्यादा उत्पादन होगी, वैक्सीन के लिए उन्होंने प्रावधान किया है, वो देख रहे हैं। और स्वस्थ भारत के सपना को साकार करने के लिए और कई प्रावधान है इसमें। दूसरा, अब एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये कोरोना काल में हमारे भारत को हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा नेतृत्व मिला जो हम उभर के नंबर 1 पे आ गए हैं। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिसमें हम नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं आज के दिन में।
जैसे कि अब जो किट में आई थिंक सो नंबर 2 या नंबर 1, लेकिन नंबर 2 तक भी यदि हम गए तो ये बहुत बड़ी बात है कोरोना काल में। दूसरा, आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में अपने नंबर 1 चले गए थे, सबको अपने लोगों ने सहायता दिया था। आज इस समय भारत में, आज ब्राज़ील को भारत से अब बहुत कुछ मिलता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने तो बोल दिया कि संजीवनी लेके हनुमान जी आए हैं। तो इस तरह का हमने स्वस्थ भारत का परिकल्पना किया हुआ है, और जो इस बजट से स्वस्थ भारत को बेनिफिट मिल रहा है वो पैकेज से मिल रहा है। और भावना इतनी मजबूत है इस सरकार की कि कोई भी समस्या को बहुत ही ईमानदारी से रखते हैं और उसको प्रावधान इस तरह से करते हैं कि उसका समाधान हो। ये नहीं कि लिपापोती का काम जो पहले हुआ करता था, लिपापोती नहीं दिखता है। यही कारण है रवि जी कि इस बजट में सामान्य जनता के टैक्सेशन से रिलेटेड कोई न तो बढ़ोतरी किया गया है, ना ही कोई कम किया गया है। फिर भी सामान्य जनता टैक्सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, क्योंकि भावुकता बख्श सब जनता मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि इतना सुंदर बजट, इस तरह का बजट, इतना ईमानदार बजट आया है और उसको स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया है। विरोधीगण विरोध कर रहे हैं, उनका काम है विरोध करना, लेकिन सामान्य जनता एक भी कहीं पे विरोध नहीं कर रही है। इतना शांति से एक्सेप्ट करना बहुत कम देखा गया है। कितनी बार कितनी बजट बना, सब बजट में कोई ना कोई कंफ्यूजन आता था, कोई ना कोई विरोध आता था, रोल बैक तक की नौबत आती थी, लेकिन इसमें कोई कहीं से क्वेश्चंस नहीं है, किसी तरह का क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा है, स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर रहा है बजट को। आपने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा सर कि अभी तक के आम बजट में बाजार जो है, वो कितनी ऊंचाई छुई हो आप? यही मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट का आनंद बाजार तक लिया। आज बाजार जो शांति से सोया हुआ था, कोरोना काल में सब परेशान थे, और जैसे ही बजट आया कि बजट 2400 पॉइंट का उछाल, ये ऐतिहासिक उछाल था। और उस समय में जब बाजार एकदम सुस्त चल रही थी तब की बात है। इसलिए इस बजट का इफेक्ट देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बजट से पूरे विश्व में ये संवाद गया है कि भारत कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखता है वो देखता नहीं है, करता है। और आत्मनिर्भर भारत ऐसा बजट बना के दिया है कि पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने जनता को, अपने श्रमिकों को, अपने किसान भाइयों को अपने बजट में समाहित कर लिए हैं। ये बजट में सबों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था है। यही कारण है कि कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। बहुत सही बात कहा आपने सर। और जो लोग हैं, लोगों को कभी कभी सर कंफ्यूज भी किया जाता है कि अरे ये बजट जो है ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है, तो चाहे टीवी चैनल्स पे हो, विरोध जो है, विरोध का जो क्या बोलते हैं अनुपात कह लीजिए, वो इस बार शून्य के बराबर एक तरीके से है। तो कहीं ना कहीं ये, और सबसे बड़ी बात की पॉइंट इस बजट का है कि किसी पे एक्स्ट्रा कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं आम जनता और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है मोदी जी का, उसके तरफ ये बजट इशारा करता है। एकदम सही। मोदी जी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनका मेन धारणा है। उसी आधार पे उन्होंने सबके लिए एक समान बजट रखा है, सबके लिए सबको समाहित किया है और सबके भावनाओं का उन्होंने कदर किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्व में लोग महात्मा के नाम से आप पुकारने लगे, तो इनकी यही खासियत है कि ये अपने जनता साथ में पूरे विश्व के जनता का ख्याल रखते हैं और उसका हर अपने कार्यशैली पे उनका दिखता है असर। उससे रिलेटेड वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं उससे सामान्य जनता, पूरे विश्व के ये कल्याणकारी साबित हो। ये भावना जहाँ पे आता है रवि जी, वहाँ पे गलत काट नहीं होता है और गलती से भी गलतियाँ नहीं होती हैं। जब जहाँ पे ये भावनाएं होता है। रहा आप विरोधियों का चर्चा किए, तो विरोधियों को अपना दुकान नहीं बंद कर सकते। वो यदि उनके बस में होता तो अपनी अपनी पार्टियां बंद करके आ जाते। मोदी जी
आपके शरणम गच्छाम कर लेते, लेकिन हमें भारत को स्वस्थ राजनीति के लिए विरोधी की जरूरत पड़ता है, विपक्षी की जरूरत पड़ता है। मैं तो विपक्षियों से ये कहूंगा कि आप अपनी कमियां को एनालाइज कीजिए, मोदी जी पे मत कंसंट्रेट होइए। मोदी जी जो कर रहे हैं उससे आप परिवर्तित हो जाओगे, विपक्षी नेचर आपका खत्म हो जाएगा। आप विपक्षी का जो आपका भावना है उसको बरकरार रखिए, उसको शुद्ध कीजिए, मजबूत कीजिए, जिससे कि सरकार को काम करने के लिए आपसे फीडबैक मिले और उस पर सरकार काम करे। विरोध की राजनीति ना करें। विरोध की राजनीति से विकास नहीं होता है, विकास होने वाला काम भी रुक जाता है। इसलिए विरोध की राजनीति ना करें, फीडबैक दें। सरकार आपके फीडबैक को स्वेच्छा से एक्सेप्ट करेगी। और मोदी जी तो आपके कई मैटर्स को आगे बढ़ाए हैं। जो पहले से पेंडिंग मोदी जी का एक खासियत रहा है, हमारे इस प्रधानमंत्री जी का एक खासियत रहा है, इन्होंने किसी प्रोजेक्ट को रोका नहीं है। जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने चलते हुए देखा उस प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया। जी से आगे बढ़ाया। उनकी भावना ये है कि इसमें देश का पैसा लगा हुआ है, इससे जो देश का पैसा लग गया उसको कंप्लीट करो, और इस जिस भावना से ये बना था उसको पूरा करो, जिससे सामान्य जनता को इसका फायदा मिले। सर, आम बजट नो डाउट जो आम जनता जिसे कहते हैं आम बजट, तो आम जनता के लिए है, ये तो देखने को मिल रहा है। एक सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अभी चारों तरफ देश जो है वो किसान आंदोलन से जूझ रहा है, किसानों का अपना आंदोलन चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान रखा है? रवि जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। अभी किसान आंदोलन है या ये कुछ विरोधी गतिविधियों का मजमा लगा हुआ है, ये अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। उसका एक 26 जनवरी का आप देख लीजिए। 26 जनवरी के दिन तो लग रहे थे सभी आतंकी, ब्लैक डे आप कह सकते हैं, ब्लैक डे कह सकते हो। इतना अच्छा गणतंत्र दिवस अपना, जो राफेल फर्स्ट टाइम अपना प्रदर्शन दिखाया, और वहाँ पे ये चीज़, तो उस दिन तो इनके रूप आतंकवादी वाले लग रहे थे, क्योंकि पुलिस पे हमला किया इन्होंने। और पुलिस ने भी बहुत अच्छा परिचय दिया, एकदम से सहनशीलता, किसी को पुलिस ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया। ये देखिए, ये हमारी भारत की एक विशेषता है, और इस सरकार की विशेषता है कि हमारे किसानों को, वो तो किसान समझ रहे हैं, लेकिन उस दिन दिख गया कि इसमें किसान से ज्यादा कुछ और हो रहा है। दूसरा, बजट को मैं जोड़ना चाहूंगा। बजट में क्लियर कट प्रावधान है, एपीएमसी को इम्प्रूवमेंट करेंगे। एपीएमसी को किसानों का हृदय माना गया है प्राइस के मामले में। एमएसपी वहीं से संचालित होता है। अच्छा, एमएसपी वहीं से संचालित होता है। किसान अपने प्रोडक्ट का, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके, उसको वो मंडी में बेचते हैं। वो मंडी यही है एपीएमसी। अच्छा, वो मंडी जो है उसी को एपीएमसी कहते हैं, और वहाँ पे उनको फिक्स प्राइस मिलता है किसानों को, जिसको एमएसपी कहते हैं। ठीक है, एमएसपी के लिए झगड़ा हो रहा है। ये आंदोलन किस चीज का है ये तो इनको ही नहीं पता है। एमएसपी के लिए, एमएसपी तो तुम्हारा बरकरार है। एमएसपी जहां पे ऑपरेट होती है वो एपीएमसी को इंप्रूव करने के लिए प्रावधान बजट में रखा गया है। तो क्या चाहिए किसान को? मोदी जी इतनी भावनात्मक ढंग से किसान के बारे में सोचते हैं कि किसानों को जिसने भी चूसा है, लूटा है, दुरुपयोग किया है उनके संसाधनों का, उसको उन्होंने इनके सिस्टम से वंचित करने का प्रयत्न जरूर किया है। ये मिडिल मैन जो थे, जो इनके सब इनकम खा जाते थे, उनको हटाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो कानून लाया गया, जबकि यही मिडिल मैन वहां पे हावी हो रहे हैं। हाँ, सही। किसानों के नाम पे कल तो पूरा चक्का जाम किए थे। कितना चक्का जाम हुआ? वो कोई असर ही नहीं दिखा। कल कितना चक्का जाम हुआ बताइए?
तो किसान का चक्का नहीं जाम कर रहे हैं। ये 2-4 गिने हुए जो मिडिल मैन थे, जो कमाई कर रहे थे। देखिए, एक प्रोसेस बताऊंगा कहाँ से ये कमाते थे मिडिल मैन। किसान का जो, मान लीजिए एक प्रोडक्ट हम लेते हैं गेहूं बेचने आता था एपीएमसी में। एपीएमसी में इन मिडिल मैन का ऐसा लॉबी बन रखा था कि वो लॉबी सरकारी कर्मचारियों सबको सेट कर लेता था और किसान को बोलता था कि अभी नहीं परचेज हो रहा है, परचेज नहीं हो रहा है अभी, अब जाइए। अब जिस किसान को पैसे की जरूरत है तो वो तो बेचेगा, तो वो जाता था कहीं बेचता था। मान लीजिए 50 रुपया गेहूं का एमएसपी है, बाहर जाके उसी किसान से वही मिडिल मैन लोग सब 10 रुपये में खरीदता था और फिर वो 50 रुपये देता था सरकार एमएसपी एपीएमसी को। अब मुझे बताइए 40 रुपया किसान का पैसा ये लोग खाता था जो इतना हल्ला कर रहा है। आज के दिन में जो हल्ला कर रहा है वो कौन है? एक तो वहाँ के खालिस्तानी ग्रुप के, कल भी देखा है झंडा दिखता है उन लोगों का। दूसरा ये मिडिल मैन, बिचौलिए सब। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि मोदी जी का जो भावना है किसानों के प्रति, वो भावना पे एकदम लगे रहते हैं। वो महात्मा है, सोचते हैं, सबों की समस्याओं को बहुत ही गहनता से देखते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। तो इससे किसानों को फायदा होगा। बजट में किसान के लिए प्रावधान रखा गया है, एपीएमसी इम्प्रूव किया जा रहा है। कोरोना के समय में भी इतिहास में सबसे ज्यादा पेमेंट सरकारी पेमेंट किसानों को हुआ है कोरोना के समय। डायरेक्ट पेमेंट हुआ है। अब जहां जहां दूसरी सरकारें हैं वो उन तक नहीं जाने देती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में तो हल्ला भी हुआ कि हमको पैसा दीजिए और वो पैसा का गबन हो जाता, सरकार तक पहुंचता ही नहीं। जब ये मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो गया कि सरकारी पैसा डिजिटली किसान तक डायरेक्ट जाएगा, तो इसमें राज्य सरकार को इतना घुसने की जरूरत क्या है? यदि वो घोटालाबाजी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अगर वो बीच में आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री किसानों से इतना जुड़े हुए हैं, किसानों के दुख दर्द को इतना जानते हैं कि उनकी समस्याओं को बहुत ही महीन ढंग से देखते हैं, उसका निराकरण करते हैं, जिसके रूप में ये कानून आया, किसान कानून, और सभी समस्याओं का समाधान है उस किसान कानून में। और एक दो चीज जो बच गया था, वो दो चीज ये एक दो चीज की जो जरूरत थी, उन चीज़ों को उन्होंने इस बजट में डाल दिया कि एपीएमसी को और इम्प्रूव करो, जिससे कि किसानों को ज़्यादा बेनिफिट मिले। प्रावधान रखे हैं उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है, किसान भाई लोग यदि आंदोलन कर रहे होते तो कल चक्का जाम होता, वो तो नहीं हुआ। किसान भाई लोग यदि आंदोलन कर रहे होते तो 26 तारीख को आतंकवादी गतिविधि नहीं होती। 100%। यदि किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे होते तो सबसे पहले तो बजट में देखते, कानून को पढ़ते, कानून उनके काम का है वो देखते और कोई भी विरोध नहीं करते। ये किसान नहीं है, इसमें मेजॉरिटी विरोधी गतिविधि है जो कुछ किसानों को बरगला करके वहां सामने रख के जमा कर लिए हैं और उसको उनका खर्चा वहां जोड़ रहे हैं, तो लोग बैठे हुए हैं। देखिएगा इस आंदोलन का भी ट्रिपल ए जैसा, जो अपना ट्रिपल ए था कि क्या था वो एनआरसी वाला जो था, जो उस तरह जो बंद हुआ था, लोग थक जाएंगे, अपने शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये किसान नहीं है। किसान थकेंगे नहीं, वो तो अपना मजबूती दिखाते रहते हैं, लेकिन ये किसान नहीं है। ये कुछ दिन में थक जाएंगे, उनको दूसरा मुद्दा मिल जाएगा, वो उसमें लग जाएंगे। यही हालत है इनकी। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और हम जो समझाना चाहते थे लोगों को, किसान आंदोलन की भी बात किया और बजट, क्योंकि हम बजट पर चर्चा कर रहे थे, तो सुरेश झा जी ने बहुत अच्छे तरीके से कि किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान है वो आपको इन्होंने समझाया। रवि जी, सरकार भावनात्मक रूप से इतना ज़्यादा अपने श्रमिकों से जुड़ी हुई है,
जो कोरोना के समय में जो तकलीफ हुआ था, राशन नहीं मिल पाता था लोगों को, क्योंकि सिस्टम नहीं था ऐसे। बिहार के श्रमिक ज़्यादा थे, उनको यहाँ पे जो सरकार द्वारा जो दिया जा रहा था राशन, वो नहीं मिल पाता था। उसमें एक चीज़ नोट किया गया कि राशन कार्ड, यदि एक राशन कार्ड पूरे देश में लागू हो जाए तो सब जगह राशन मिलेगा, कहीं मिलेगा, जितना जहाँ पे ज़रूरत है उतना मिलेगा। इन चीज़ों को नोटिस करते हुए बजट में ये प्रावधान किया गया है स्पेशल श्रमिकों के लिए कि कहीं पर भी आप हो, आप अपना राशन कार्ड अपने ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकते हो। वन नेशन वन राशन कार्ड इस बजट में स्पेशली श्रमिकों के लिए दिया गया है। बहुत बढ़िया। यही मेरा कहना है कि देखिए अभी की जो सरकार है वो किस भावना से अपने जनता के लिए काम कर रही है, जनता की ज़रूरत का कैसे एक एक चीज़ का ख्याल रखती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि विरोधी लोग कभी ये ना समझें कि सरकार नज़र नहीं रखी है, हर चीज़ पे नज़र रखी है और उसका निदान करने का प्रयास करती है। सर, बहुत अच्छी चर्चा रही आज बजट पे, और लोगों को जो हमारे दर्शक हैं उनको बजट क्या है उसका टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आपने समझाया। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे दर्शक जो भी उज्जवल भारत न्यूज़ को हमेशा देखते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं, उन्हें ये जो हमारा एपिसोड है, ये स्पेशल प्रोग्राम बजट के ऊपर सीए सुरेश झा जी को सुना है तो आपको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम सर जाते जाते परिचर्चा को विराम देने से पहले हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए। आप सबों को शुभकामना देता हूँ कि बीते दिनों में जो हम कोरोना से सीखे हैं उसको अपने जीवन में अमल करें, और इस दौरान भारत को एक बहुत बड़ा परिवर्तन मिला है, वर्क फ्रॉम होम, इसको बरकरार रखें क्योंकि इससे 24 घंटा इकोनॉमी चलती रहती है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमारे यहाँ नहीं था, वो कल्चर कोरोना ने दिया है। लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस शब्द को दोहराते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढें। ये आपदा, कोरोना जैसी आपदा से भी हमें एक सीख मिला है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम को हम अपनाते रहेंगे और अपने इकोनॉमी में अपना योगदान देते रहेंगे। आपको शुभकामना देता हूं कि आप आने वाले दिनों में अपने सभी काम को करने में सक्षम हों और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश सर हमारे दर्शकों को दिया आपने। आप हमारे इस स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बजट के ऊपर जो परिचर्चा की उसके लिए उज्जवल भारत न्यूज़ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है सर। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।